नमस्कार। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। ऐसी ही अनेक परिभाषाएं हैं योग की। आज हमारे साथ अपने कर्मों में जो कुशल हैं, योग कर्म में और अपने अध्ययन और अध्यापन में, एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही हमारे पास व्यक्तित्व उपस्थित हैं। योग संवादार्थ विशेष योग संवाद के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विनय चंद्र बनवाथी जी। नमस्कार आपका सबसे पहले महोदय। नमस्ते। मैं सबसे पहले यह आपसे जानना चाहूँगा कि आपने न केवल योग का ही पारंपरिक अध्ययन किया है, बल्कि संस्कृत का भी आपने उसी रूप में, बल्कि उससे कहीं बढ़कर आपने अध्ययन किया है गुरुकुल परिवेश में रहकर। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि कैसे कुछ योगाचार्य जो कि पारंपरिक रूप से संस्कृत में पारंगत न होते हुए भी समाज में इतने लोकप्रिय होते हैं, तो कैसे एक संस्कृत में पारंगत योगाचार्य भी अपनी जो वास्तविकता है योग की, वो समाज के सामने किस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से रख पाने में समर्थ हो सकता है, ये आपसे बेहतर भला कौन बता सकेगा? जो योग को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उनको योग शास्त्र का, योग सिद्धांतों का भी परिचय होना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ योग सिद्धांत के लिए नहीं, योग आसन और योग आसन का महत्व जानने के लिए भी संस्कृत शब्दों का, संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन अध्ययन या परिचय होना चाहिए। जैसे एक आसन का नाम है अष्टावक्रासन। अष्ट यानी 8, वक्र यानी स्ट्रेट नहीं है। जी। हाँ? जी। सो वो बहुत ऑड जैसा मीनिंग आ जाता है। मगर आपको संस्कृत का अध्ययन है, शास्त्रों का अध्ययन है, पुराणों का परिचय है, तो अष्टावक्र कैसे ऋषि था, उसका क्या योगदान है। वेदांत में अष्टावक्र गीत है, तो एक अध्यात्म शास्त्र का अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ वो है। सो वैसे ऋषि था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो सब हमें परिचित होता है। आसन करने के लिए, शास्त्र को जानने के लिए, शास्त्र के तत्व और सिद्धांत को जानने के लिए हम दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशन का उपयोग करें। जी। मगर ट्रांसलेशन पूरा हमारा जो तत्व निहित है उसको बहिर लाने में उतना सक्षम नहीं है। जी। जो जिनको मूल में ही जाके अध्ययन कर सकते हैं, उनको वो ही करना है। जी। योग अपने लिए और समाज के लिए, अर्थात योगः स्वस्मै समाजाय च। तो इस थीम को मतलब आपने कब पहली बार अनुभव इसको किया कि मुझे भी योग को न केवल अपने लिए ही रखना है, बल्कि समाज के लिए भी प्रसारित करना है? योग सूत्रों का प्रभाव मेरा ऊपर बहुत रहा। वो जैसा हम आधुनिक शास्त्रों में मनोविज्ञान बोलते हैं, जी, सही बोला। वैसा भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई ऐसा एक शास्त्र हो जो मन के बारे में इतना अच्छा जान सकता है। और न केवल उसको जानना, किंतु मन को कैसे हम शांत रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपकरण हमें मिलता है, उसको उस उपकरणों को कैसे इस्तेमाल करना, ये सब योग सूत्र, योग शास्त्र पढ़ाता है। तो इसलिए उसका प्रभाव मेरा रहा, और उसके बाद में एक योग विश्वविद्यालय में 2 सालों के लिए काम करता रहा, जहां मैंने देखा 2 सालों में बहुत सारे लोग ऐसे देह के समस्या के कारण से या मानसिक समस्या के कारण से वहां आते थे, और सिर्फ 2 हफ्तों में इतना उनके ऊपर इसका परिणाम होता था। वहां दूसरे तरीके के इलाज नहीं था, मेडिकेशन दूसरे तरीके, अच्छा। सिर्फ योग का योग से। ट्रीटमेंट, योग का थेरेपी होता था। और उसके वजह से ही इतना उनमें परिणाम मैंने देखा। जो कुछ लोगों ने व्हील चेयर में आते थे और 2 हफ्तों में ऐसे इतना खुश होके चलते फिरते थे। जी। तो वैसा हमने देखा, और उस तब समझ में आया कि योग आधुनिक काल में अत्यंतम उपयोगी हो सकता है। मगर योग का मैंने साक्षात देखा वहां, और तब से मेरे मन में इसी रुचि। मार्ग में जाना है, इसको लोगों के पास लेके जाना है। जैसे इतना क्या बोलते हैं, ट्रेजर हमारे साथ है, धरोहर। किंतु हम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे अब मेरे मन में आया, तो इसलिए मैं इसी काम में रत हूँ तब से। जी।
तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्राणायाम जो होता है, जहाँ पर श्वास प्रश्वास और निश्वास की बातें वहाँ अंतर्भूत होती हैं, जिसे हम प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक, पूरक और रेचक इन शब्दों से भी जानते हैं, इनकी जो अवस्था है, उनकी जो स्थिति है, वो किस तरीके से मन को शांत किया करती है? जिनका स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो और स्लीप रिलेटेड इश्यूज हो, और वैसे बहुत सारे इनका सेकेंडरी और टर्शरी प्रॉब्लम्स जो आते हैं, जो हम स्ट्रेस बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोलते हैं, इन सब का समाधान सरल प्राणायाम करने से होता है। जी। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, भ्रामरी प्राणायाम हो, इन प्राणायामों को हम निद्रा से पहले कर सकते हैं, जनरली कभी भी कर सकते हैं, जब पूरा पेट भरा ना हो उस समय कभी भी हम कर सकते हैं। एक दिन करेंगे तो भी, 2 दिन करेंगे तो भी इसका प्रयोजन सीधा हमें महसूस होता है। नींद अच्छा होती है, और जी। दिन में शांतता होती है, और जो भी काम हम करना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी एनर्जी ज्यादा होता है, तो ये सब हमें दिखने में मिलता है। तो साक्षात प्रयोजन भी दिखता है जो जी। इन सब का। जी। डॉक्टर विनय चंद्र जी, आप न केवल देश में ही योग के प्रशिक्षण कार्य से नाम अपना संबंध रखते हैं, बल्कि आप विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं कई संस्थानों में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि विदेशों में जाकर, विशेषतः यूरोप में जाकर आपने कैसे ये देखा कि किस तरीके के वहाँ योग के प्रेमी हैं? क्या कि वे केवल स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही योग का आश्रयण करते हैं, या फिर वे योग को, योग दर्शन को, योग के सिद्धांतों को, जो दर्शन है उसको, उस ओर भी उनकी रुचि है? इटाली में एक ऐसा ग्राम है जो अमेलिया, वहां पर ज्यादा तक ज्यादा 20 या 30 हजार लोग रहते हैं। वो तो एक माउंटेन के ऊपर है, मगर जी। उसमें भी 4-5 योगा स्टूडियोज है। आप ईस्ट लो या वेस्ट लो, अभी अब मिडिल ईस्ट में भी योगा सेंटर्स आ रहे हैं, योगा टीचर्स हैं। मैं चाइना में भी गया था। चाइना में एक कॉलेज है, यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी। यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी में इंडो चाइना योगा कॉलेज, ऐसा कॉलेज ही शुरू हुआ है, जी। जहां पर योगा मास्टर्स का अध्ययन होता है। योग अनुभव विद्या है, अनुभूति में आती है, तो इसलिए सर्व लोगों को उसका उपादान है, स्वीकार है। जी। मेरा अंतिम प्रश्न आपके अनुभव को लेकर ही है कि 2017 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्शदात्री समिति संगठित की गई थी, तब आप उसके अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे। आपने किस तरीके के परामर्श दिए थे उस दौरान, जो अब हमारे समक्ष देखने को मिल रहे हैं या बल्कि मिलेंगे? वहाँ कुछ 5 या 6 जगहों में योग का जिक्र होता है हम्म। एनईपी में। वो जी। विशेष रूप से कब से प्रारंभ होना चाहिए योग आसन का अभ्यास, ये तो थियरी नहीं, साक्षात अभ्यास से शुरू होता है। वहां पर बोलते हैं 6th ग्रेड से अच्छा है, तो इट्स ए राइट एज। योग शास्त्र के आधार पर भी हम वही बोलते हैं कि उस एज से योग अभ्यास हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसका जिक्र किया हुआ है। और जी। उसके बाद हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्टेज में योग का परिचय, जहां हम बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय होना चाहिए। हम्म। क्या क्या भारतीय परंपरा में ज्ञान का साधन क्या थे, ज्ञान का सिद्धि क्या थे, इसको अवबोध करना चाहिए छात्रों के लिए, और उसमें भी योग का निवेश है। और उसके बाद हायर एजुकेशन में विशेष रूप से स्वास्थ्य संबद्ध जहाँ पर चिंतन होता है, वहां पर भी स्वास्थ्य केवल मेडिकेशन के हिसाब से नहीं, स्वास्थ्य प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी होता है। वो इसका इंसाइट्स हमें मिलते हैं योगा और आयुर्वेद में, इसलिए इसको भी लेके आना है। वो भी वहाँ उल्लेख किया हुआ है। और एक क्षेत्र है जहाँ पर बोलते हैं कि विदेशी लोग भारत में आने चाहिए, विदेशी विद्यार्थी छात्र को यहाँ आना चाहिए भारत के बारे में जानने के लिए, और बिल्कुल। उत्सुकता भी है। तो इसलिए ऐसे कोर्सेस बनाना है जो योग का परिचय करवाते हैं, या आयुर्वेद का परिचय हो सकता है, और भारतीय अन्य शास्त्र का परिचय हो सकता है। वैसे कोर्स रचा के उनको आकर्षित करना चाहिए, वैसा भी वहां पर उल्लेख होता है। जी। तो योग का आमूलाग्र आप उल्लेख यो एनईपी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय चंद्र जी। आपने हमारे विशेष योग संवाद के क्रम में अपनी जो अनुभव की जो भूमिकाएँ हैं वो उसको आपने रखा और मैं समझता हूँ हमारे योग प्रेमी दर्शक आपके अनुभवों को जानकर कि देश और विदेशों में भी योग की कितनी महनीयता है, कितनी स्वीकार्यता है, यह जानकर काफ़ी प्रसन्न होंगे और योगाभ्यास के लिए, योग को अपने लिए और समाज के लिए उसका प्रयोग करना चाहेंगे। आपका पुनरपि बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे योग संवाद के लिए विशेष समय दिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।